7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में अपने वादे के मुताबिक हम पूरे 400 दिन तक चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरें आपको दिखाएंगे और उस काउंटडाउन का आज 380वां दिन है। 380 दिन है बाकी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, मुद्दों को गढ़ा जा रहा है। इसी कड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है अदानी विवाद। कांग्रेस अदानी के मसले पर सरकार को लगातार घेर रही है। देश में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज तो सदन में राहुल गांधी ने भी अदानी के मसले पर 50 मिनट तक सरकार को जमकर कोसा। राहुल ने अदानी के बहाने सरकार पर गिन गिन कर हमले किए। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी किस तरह का संदेश देना चाहती है और आज सदन के भीतर क्या कुछ हुआ उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 609 नंबर पे थे 14 में, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता ये देख लीजिए, ये कौन सी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अदानी पर हिंडनबर्ग के पर्चे पर हंगामे का शोर मचा। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के आरोपों का दौर चला। जेपीसी की मांग को लेकर सदन में लड़ाई छिड़ी। हर ओर से गड़बड़ी की जांच की मांग उठी। उस हंगामे, उस शोर के बाद अब आरोपों का नया अध्याय शुरू हुआ है। राहुल गांधी के हमले के बाद नया सियासी शोर शुरू हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के दौरान राहुल गांधी ने जब चर्चा की शुरुआत की तो पीएम मोदी और अदानी के बीच साठगांठ वाले आरोपों की झड़ी लगा दी। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। अदानी के बहाने सरकार पर हमले किए राहुल गांधी की पहली किश्त थी। कांग्रेस नेता के पास ऐसे आरोपों की लंबी फहरिस्त थी। राहुल गांधी ने अदानी को राजनीतिक शह देने का आरोप लगाया और अदानी के उत्थान को इसी आपसी सहयोग का नतीजा बताया। लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये जानना चाहता है। बात चाहे एयरपोर्ट के विकास की हो, डिफेंस की हो, हथियार की हो, ऑस्ट्रेलिया से कोयले वाले करार की हो या बांग्लादेश से पावर डील वाले कारोबार की हो, राहुल गांधी ने एक एक कर देश दुनिया में अदानी की डील गिनाई और इस कारोबारी डील की वजह भी बताई। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर सीधा आरोप लगाते जा रहे थे। आरोपों के साथ सदन का पारा चढ़ाते जा रहे थे। राहुल के तीखे आरोपों से बीजेपी आग बबूला हो गई। सबसे पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आपत्ति जताई। फिर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल से सबूतों की मांग की। यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश के राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसा नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। लेकिन सभापति ओम बिरला ने राहुल गांधी को हरी झंडी दे दी। राहुल गांधी ने फिर से अदानी पर आरोपों की नई कड़ियां शुरू की। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई
पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ एसबीआई and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही अदानी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब राहुल गांधी के तीखे हमले के बाद हंगामा और बढ़ा हुआ है। उनको अडानी से काफी प्रेम हो गया है, हम समझते हैं इस बात को ना। उनको बोफर्स की याद आ रही थी, उनको हेलीकॉप्टर स्कैम के डील की बात आ रही थी। मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए। उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर, इसने मदद किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया। और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। ये हंगामा, ये शोर, ये आरोपों का दौर थमता नहीं दिख रहा। राहुल के हमले के बाद अडानी पर संग्राम और बढ़ता दिख रहा है। समझना आसान है कि 2024 के चुनाव में अडानी का मुद्दा भी कांग्रेस जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। राहुल गांधी अडानी के बहाने केंद्र की सरकार को तो घेर ही रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार और यूपी के सीएम पर भी निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधर्म का राज है, जिसके बाद सीएम योगी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। अब दोनों तरफ से सियासत गरमाई हुई है। मैं एक योगी हूं और ये एक योगी के रूप में ही रहना पसंद करता हूं। ना मैं हार्ड हूं ना सॉफ्ट हूं, मैं केवल एक योगी हूं और योगी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूं। आज तक से बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राजधर्म का भाव बताया, खुद को मन, कर्म, वचन से योगी बताया। तो 3 दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी का ऐसा बयान आया कि धर्म, कर्म और राजधर्म वाले इस भाव के बीच सियासत का मुद्दा गर्मा गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी से जब उत्तर प्रदेश पर सवाल हुआ तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दे दिया। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी नहीं है। मैंने इस्लाम पढ़ा, ईसाई धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, हिंदू धर्म जानता हूँ। कोई भी धर्म नफरत फैलाने को नहीं कहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। वो अपनी भाषा से गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि सामान्य से ठग हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। राहुल गांधी का योगी आदित्यनाथ पर यह सीधा हमला था, लिहाजा त्रिपुरा की चुनावी रैली से योगी का जवाब आया। योगी ने धर्म के अपमान को कांग्रेस की पुरानी परंपरा बता दिया। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। यूपी के सीएम पर राहुल की टिप्पणी के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल के बयान के बचाव में उतर आए तो बीजेपी ने बयान पर माफी की मांग की है। मान के चलिए एक नया अनुभव है कि एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो राजनीति करता है ना। राहुल जी ने बहुत सच्चाई से इस बात को स्पष्ट किया है और जो सच्चाई बहुत सारे लोगों के दिल में होगी वो आज निकल कर सामने आ गई। श्री राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। और श्री राहुल गांधी जी से इतनी संसद में वरिष्ठता धीरे धीरे करके आ रही है लेकिन गंभीरता नहीं आ रही। राहुल के बयान ने पक्ष और विपक्ष की सियासत तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया। एक धार्मिक व्यक्ति इतना झूठ बोलेगा, नफरत की बात करेगा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करेगा, तो वो अधर्मी है या नहीं है, लेकिन मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं
कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे वो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से इसी कांग्रेस के पास जब सत्ता थी तो उसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को आगे बढ़ाने का काम किया। देश में धर्म वाली सियासत को लेकर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस पर धर्म के नाम पर नफरत वाली सियासत का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब राहुल का योगी आदित्यनाथ पर सीधा वार, जिसे लेकर जबरदस्त सियासी तकरार है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ राहुल गांधी का बीजेपी के नेताओं पर वार है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी तीखी तकरार है। ये लड़ाई मेयर पद को लेकर है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी गैर कानूनी तरीके से मनोनीत सदस्यों से वोटिंग कराना चाहती है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर दिल्ली में मेयर नहीं बनने दे रही। अब दोनों तरफ से वार पलटवार कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। एमसीडी चुनाव के परिणाम आए 2 महीने बीत गए हैं, मगर दोनों तरफ से मोर्चेबंदी जस का तस है। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है, दोनों तरफ से तख्तियां उछाली जा रही हैं, दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव को लेकर घमासान बढ़ गया है। बात सदन से निकलकर सड़क तक आ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जिस तरीके से तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो तो मेयर का चुनाव चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हंगामा करके हर बार बैठक में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देती है कि सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा। देखना यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि 3 बार तक एमसीडी में मेयर का चुनाव टल चुका है और अब देखना होगा कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। मेयर का चुनाव किस तरह से सड़क पर संग्राम होता जा रहा है, उसकी ताजा बानगी देखने के लिए आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी के तमाम चुने हुए पार्षद हैं, एल्डरमैन हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा के साथ साथ रमेश बिधूड़ी और दूसरे तमाम सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और सबका ये कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए या मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऑफिस के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने ये प्रदर्शन बुलाया है और इस प्रदर्शन के तहत जो है तमाम पार्षद यही मांग कर रहे हैं कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मामला मनोनीत सदस्यों को वोट के अधिकार को लेकर है। आम आदमी पार्टी लगातार मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार देने का विरोध कर रही है, तो बीजेपी इसके समर्थन में है। जिसके पास नंबर है उसको चुनाव कराना चाहिए, उसको बड़े का परिचय देना चाहिए। एल्डरमैन को वोट नहीं डालेगी, किसने शोर मचाया? एल्डरमैन को पहले शपथ मत देने दो, किसने शोर मचाया? दिल्ली वालों ने एमसीडी के अंदर किसको चुना? आम आदमी पार्टी को। मेयर किसका बनेगा? आम आदमी पार्टी का। सरकार किसकी बनेगी? आम आदमी पार्टी की। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि चुनाव हो जाए? ये तो भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी है, इनके मन में खोट है कि ये इलेक्शन तक जो है अब नहीं होने दे रहे। बवाल की वजह से कल एमसीडी का चुनाव नहीं हो सका और तीसरी बार इसे टालना पड़ा। अब दोनों पार्टियां सड़क पर उतरकर एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। उधर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है। अदालत में कल इस मामले की सुनवाई होगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो प्रदर्शन कर ही रही है। अब दिल्ली में साधु संतों और पुजारियों ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुजारी प्रकोष्ठ ने केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पुजारियों की मांग है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिस तरह से मौलवियों को वेतन दे रही है, उसी तर्ज पर पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए। केजरीवाल सरकार का जो दोहरापन है, दोगलापन है, उसे जगाने आए। केजरीवाल मान लो कहना चाहते हैं इमामों को तनख्वाह दे के, पुजारियों को नहीं। हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हिंदुओं का वोट नहीं चाहते। पुरस्कार हिंदू वोट क्यों देगा? क्योंकि टैक्स सब देते हैं, ये उनका अपना पैसा नहीं है, निजी पैसा नहीं है, सरकारी संपत्ति है और समाज की संपत्ति है। तो आप इमामों को पैसा दोगे, पुजारियों को नहीं दोगे, इससे ये बड़ा अपमान क्या हो सकता है? 24 का चुनाव सामने है और जिस तरह से दिल्ली में सियासी महाभारत छिड़ी है, उससे अंदाजा लगाना आसान है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ संतों के गुस्से को बीजेपी जरूर अपनाएगी। दिल्ली से राम किंकर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में होने वाले चुनाव और चुनाव पर होने वाली सियासी गहमागहमी की। 16 फरवरी को त्रिपुरा में 60 सीटों पर चुनाव होना है। यहां भी बीजेपी का शासन है। बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता को बरकरार रखे, मगर टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी को खाड़ फेंकने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए हैं। ये 2024 के पहले सेमीफाइनल की तस्वीर है। ये नॉर्थ ईस्ट में मचा सियासी शोर है। त्रिपुरा के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। दिग्गज नेता अब मैदान में उतर चुके हैं। त्रिपुरा का चुनावी काउंटडाउन शुरू हुआ तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं का रुख नॉर्थ ईस्ट की ओर घूम गया। आज योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा की रैलियों में कमान संभाली और राम मंदिर का जिक्र कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था। उधर राजनाथ सिंह अगरतला में गरजे, जिन्होंने बीजेपी को त्रिपुरा का हीरो बता दिया। लोग कहते थे कि त्रिपुरा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जीरो है और सीपीएम ही सब कुछ यहाँ की राजनीति में थी। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि बहनों भाइयों, 2018 के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस त्रिपुरा में जीरो से सुपर हीरो बनाने का काम आपने किया है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा बैक टू बैक त्रिपुरा का दौरा कर चुके हैं। कल शाह ने रोड शो किया तो वहीं बीजेपी की प्रचंड जीत की हुंकार भरी। हम गत चुनाव से ज्यादा वोट से सीटों के साथ त्रिपुरा में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात देने वाली ममता बनर्जी अब त्रिपुरा में बीजेपी के किले में सेंध लगाने की तैयारियों में लगी हुई हैं। दीदी ने अपने दौरे की शुरुआत मंदिर में पूजा पाठ के साथ की तो वहीं चाय की चुस्कियों से लेकर रोटी बेलती नजर आई। पान से लेकर पकवान की दुकान तक जाकर आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की और आज अपने दौरे के दूसरे दिन भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ पदयात्रा पर निकल गयी। तृणमूल कांग्रेस, जोड़ा फूल, जोड़ा फूल, जोड़ा फूल। पिछले चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 41% वोट हासिल कर सालों से चली आ रही लेफ्ट सरकार को त्रिपुरा से उखाड़ फेंका था। लेकिन इस बार त्रिपुरा का सियासी समीकरण आसान नहीं है। एक और ममता बनर्जी चुनौती पेश कर रही हैं, तो वहीं लेफ्ट और कांग्रेस ने पुरानी दुश्मनी को भूलकर हाथ मिला लिया है, जो अब राज्य में साझा रैलियां कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक जगह पे सीमित है कि भाजपा को हराना है। हमने अपना पार्टी का इंटरेस्ट हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, जनता का इंटरेस्ट। हमने सोचा जनता का इंटरेस्ट ज्यादा हो, वोट का बढ़ोतरी ना हो और भाजपा को हराया जाए। कोई ना कोई तो आगे आके सेक्रीफाइस करेगा। उधर शाही परिवार से आने वाले प्रद्योत किशोर माणिक देव वर्मा टिपरा मोथा पार्टी के साथ हर किसी का समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार है। देव वर्मा ट्राइब का मुद्दा लेकर मैदान पर उतरे हैं, जिन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी है। लेकिन माणिक देव वर्मा अकेले ही जीत का दम भरते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी के खास निशाने पर हैं। एक कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस और एक मोथा वाले तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो सार्वजनिक रूप से मिले हुए हैं, मगर मोथा वाले टेबल के नीचे मिले हुए, पीछे पीछे से काम। ये जो बी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इनको भी समझना चाहिए कि हम बेवकूफ नहीं है। आज का जो जनजाति है, नॉर्थ ईस्ट का जो एक सिटीजन है, वो जानता है कि बी टीम क्या है और ए टीम क्या है। तो बीजेपी जो कांच के घर में रहते, वो किसी के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इनको अपना होमवर्क करके तब ये हमारे ऊपर सवाल उठाना चाहिए। त्रिपुरा में चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।
क्योंकि जहां दो केंद्रीय पार्टियां आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता की एंट्री ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना रखा है। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती खुद के किले को बचाने की भी है, क्योंकि 2024 के शंखनाद के बाद ये पहला मुकाबला है। अगरतला से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। छोटे छोटे राज्यों में भी बीजेपी पूरा जोर लगाए हुए है अपनी सरकार को। इस बार क्या वो बचा पाएगी, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। हर एक खबर आप देखेंगे चुनावी शंखनाद में मेरे साथ शाम 7 बजे हर रोज आज तक पर। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।